आदाब नाज़रीन, काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पेज पर मैं डॉक्टर शबनम आप सबको आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर हमारे साथ मेहमान हैं बनारस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त यानी नेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बना चुकी नीलू मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जिसका नाम है, जिसका बनारस के बच्चे भी जिसके नाम से वाकिफ हों, आज काशी कला कस्तूरी के मंच को जीनत बख्श रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम है नीलू जी। थैंक यू डॉक्टर शबनम जी। और मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं काशी कला कस्तूरी से जुड़ी हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे काम आपके होते हैं, स्पेशली ऐसे पर्सनालिटीज़ को पहचान देना जिनको दुनिया जानती है, नाम सुनती है, लेकिन उनको देख नहीं पाती है। तो मैं रेगुलर अक्सर आपके पेज को मैं विज़िट की हूँ, तो अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे मंच जहाँ पे कला की बात होती है, वहाँ पे खेल की भी बात हो रही है। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। नीलू जी, यकीनन मैं कुछ ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कुछ पर्सनालिटी को ज़रूर मैं बुलाती हूँ। उसकी वजह, उसका मकसद ये है कि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनसे कुछ हासिल करें, उनसे कुछ सीखें, क्योंकि यूं ही कोई इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान नहीं बना सकता है। उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, उसका हौसला होता है, उसकी हिम्मत होती है और उसका अथक परिश्रम होता है जिसको कहें। तो आप लोगों की जिंदगी से लोगों को सीखने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं हर फील्ड के लोगों को बुलाती हूँ ताकि जो भी जिस भी फील्ड के हैं, जो हमारे यंगस्टर, उनको उससे कुछ मिले, कुछ हासिल हो। हमारा सिर्फ यही एक मकसद होता है। नीलू जी, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने सवाल जवाब की तरफ पहले आए, क्योंकि ये बात हकीकत है कि आप जैसे लोगों को हम लोग नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन नीलू मिश्रा जी कहाँ की हैं, क्या हैं, किस तरह से उन्होंने सीखा, किस तरह से इनकी जिंदगी इस लाइन में आगे बढ़ रही है और एक इंटरनेशनल लेवल पर आपकी एक शोहरत है, कैसे है, क्या है, क्यों, क्या, किस लिए, इन सबों से हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं और आज हम इन्हीं सब सवालात को लेकर आपके सामने आई हूँ। अ, नीलू जी, हाँ, जैसे कहा जाता है कि आज आप एक सफल खिलाड़ी के रूप में काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर हैं। तो सफल होना आसान नहीं है, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, एक लंबी दास्तान होती है, एक राज होता है, तब कहीं जाकर इस सफलता को इंसान पा पाता है। तो मैं बहुत ही ब्रीफ में मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि इस सफलता का राज क्या है। आज आप बनारस की एक पहचान हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। बिल्कुल शबनम जी, कोई चीज़ कहते हैं ना, मुश्किलें मुश्किलें बहुत सी आती हैं, मंजिलें आसान नहीं होती। और ये बिल्कुल सच है कि किसी मंजिल को पाना, उसके पीछे का जो दर्द होता है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो लगन होती है, डिवोशन होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को त्याग करते हैं, हमको पता नहीं होता है कि बहुत सारी खुशियाँ जो लोग जीना चाहते हैं, वो खुशियाँ शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ भी कभी आती हैं। तो एक लक्ष्य को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सामने हमारा विज़न होता है, हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम कुछ अच्छा कर जाते हैं, तब समझ में आता है कि हमारी खुशियाँ कितनी बड़ी खुशियाँ थी और किन लोगों को इंस्पायर की। और मैंने जो किया, शायद मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म करूँगी, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि मैं स्पोर्ट्स में ही जाऊँ। पीटी उषा जी को अच्छा। देख कर के एक ललक होती थी हम्म। कि मैं भी उनके जैसी बनूँ। और एक चीज़ कहते हैं ना कि खिलाड़ी कहीं भी जाता है, शायद एक ऑफ़िसर या पॉलिटिशियन कहीं जाएगा, वो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन अगर एक खिलाड़ी कहीं खड़ा होता है, तो उसको एक बिल्कुल। रिस्पेक्ट के साथ मिलता है। तो वो मेरे मन में था और मैंने एक एज में आके पूरा किया। और सिर्फ़ पूरा ही नहीं किया, बहुत सारी परेशानियों के साथ पूरा किया। तो दैट इज़ द मोस्ट
ब्यूटीफुल अचीवमेंट इन माय लाइफ। वाकई में इंसान सफलता के पीछे बहुत मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छा, आपको ये गुरु मंत्र, जैसे कि हर चीज का कुछ ना कुछ एक गुरु मंत्र होता है, गुरुओं के जरिए कुछ चीजें दी जाती है, तो आपके गुरु कौन थे, किनसे सीखा आपने, मैं किस तरह आपने किया यहाँ तक? लाइफ में सबसे पहले बचपन में मैं राजेश सर थे, राजेश सिंह सर, जब मैं बस्ती में थी उस समय मैं ट्वेल्थ और 12th के बाद ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तो एक बेसिक जो होता है मैंने उनसे सीखा और काफ़ी डिवोशन के साथ उन्होंने मेहनत की हम लोग के साथ। एक खेल के प्रति जो एक भावना होती है, डिसिप्लिन और खेल का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए उन्होंने सिखाया और बेस मेहनत करके हम अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखते हैं और किसी इवेंट में जाने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी है, वो सिखाया। फिर मैं बनारस में आई, ओलंपियन गुलज़ारा सर थे, उस समय 80 इयर्स के थे और उन्होंने मुझे झाँसी की रानी बोला और मुझे अपनी बेटी के रूप में मानते थे। तो उनका सपना था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करूँ, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो किस्मत मेरी उस समय अच्छी नहीं थी कि मैं यंग एज में कर पाई, क्योंकि शादी होने के बाद आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर जब मैंने 14 साल बाद दोबारा शुरू किया, तो हमारे गुरु रामावत यादव सर हैं, वो मिले जो मेरे साथ यंग एज में प्रैक्टिस करते थे। तो एक बड़े भाई के रूप में, गुरु के रूप में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये इन लोगों का साथ ही मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देता है और हमेशा उनकी बातें, जब मैं स्पेशली ट्रैक पे होती हूँ, तो अपने गुरुओं की ही बातों को ध्यान में रखती हूँ, तो शायद तभी मैं रेस जीत पाती हूँ। वाकई में, क्योंकि जो गुरु का जो एक सानिध्य होता है, या गुरु के ही में खोकर अगर कोई काम किया जाए तो यकीनन उसमें सफलता मिलती है। जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं कि ट्रैक पे भी गुरु का स्मरण करती रहती हैं कि क्या हमारे गुरु ने कहा था, कैसे हमें उनके सपनों को पूरा करना है। वाकई में बहुत बड़ी चीज है गुरु के में ही खोकर कोई काम करना। नीलू जी, जैसा कि मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है कि कुछ मेडिकली प्रॉब्लम भी आई हुई थी। उस दरमियान हुँ, कैसे आपने अपने को फिर तैयार किया, कैसे बकअप अपने को किया आपने, और बिल्कुल क्या वो जब प्रॉब्लम थी? शादी हुई, शादी के बाद फिर मेरा एक बेटा हुआ। बेटा भी बहुत हेल्दी था, शा 3 साल का हुआ, उसके बाद एक मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में और एक तरह से कहिए लाइफ गॉन थी, बहुत ही उसकी बड़ी कहानी है। लेकिन मेरे मन में बस एक ही चीज़ आई कि मैं भगवान ने मुझे स्वस्थ बनाया, घरवालों ने मुझे स्वस्थ भेजा। कहीं न कहीं मेरा कुछ मिस्टेक था जो मैंने उसको अपनी लाइफ़ के साथ गलत किया, चाहे स्पोर्ट्स करियर को लेकर के या खुद के कॉन्फिडेंस को लेकर के। जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। फिर एक दिन डिसाइड मैंने किया कि नहीं, मुझे ये नॉर्मल लाइफ़, नौकरी थी, फैमिली थी, सब कुछ था, बच्चा था, सब कुछ था, लेकिन जो मैं चाहती थी वो मेरे साथ नहीं था। बीमारी के दौरान ही मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रैक पे जाऊँगी और बस इतना बड़ा फ़ैसला मेरा मुझे एक अच्छे रास्ते पे ले गया और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर जाऊँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मेहनत की और सारे अपना जितना योगदान था खेल के प्रति, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने पूरा झोंक दिया और उसका रिज़ल्ट आया कि मैं कुछ ही दिनों में ही बहुत फिट हुई और अपने देश के लिए मैंने मेडल जीता। वाकई में, क्योंकि इंसान में अगर कहा जाता है कि अगर लगन है, हिम्मत है, हौसला है, तब हम बड़ी सी बड़ी चीजों को, बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिकली अनफिट होने के बाद भी आपने कितनी मेहनत की और फिर सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मेरी जिंदगी सिर्फ घर परिवार बच्चों तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी बढ़ना है और आप बढ़ी। लेकिन आपने कैसे मैनेज, आप कैसे अभी भी कैसे मैनेज करती हैं ससुराल, एक आप ससुराल में हैं, बच्चे हैं, सास हैं, हस्बैंड हैं, और फिर एक ट्रैक है सामने, किस तरह से अपने को फिट रखना भी है उसमें,
किस तरह आप करती हैं? सोच आई ना मुझे ट्रैक पे जाना है और नॉर्मली मैं पूर्वांचल की महिलाएँ जो है हर स्त्री के साथ कहीं न कहीं शादी के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और फैमिली को लेकर के जो उसके सपने होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली लड़कियाँ होती हैं कि जिनको सपने पूरे करने का मौका मिलता है। हर सास को, हर परिवार को कॉन्वेंट स्कूल की बहू चाहिए और बहुत ही एडवांस लड़की चाहिए, टॉपर चाहिए, खूबसूरत चाहिए। लेकिन फाइनली जो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ स्पेशली पूर्वांचल की उन हर महिलाओं की बात कर रही हूँ कि शादी होने के बाद उसकी शिक्षा, उसका करियर, उसका अचीवमेंट, उसका टैलेंट ज़ीरो हो जाता है। वो सिर्फ़ घर में चूल्हा-चौका ही सँभालने वाली एक मेरी नज़र में तो कहेंगे कि एक स्टाफ़ जैसे होता है ना, मैं घर के दाई और मेड का स्टाफ़ बनाने के लोग सोच रखते हैं कि आ गई है बहू तो अब ये खाना बनाएगी और बस घर परिवार देखेगी, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। और ये महिलाएँ ये काम कराती हैं, पुरुष तो सुनते हैं, पुरुष लोग तो जो महिलाएँ कहेंगी उसको फ़ॉलो करते हैं। तो इस सोच को बदलने के लिए शिक्षा में तो ठीक है मौका मिलता है, संगीत में भी मौका मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स में शादी के बाद हाफ पैंट पहन के ट्रैक पे दौड़ने का मौका एक बहू को मिलना आज से 10 से 15 साल पहले एक बहुत बड़ी सोच थी। उस सोच को मैंने बदलने का एक प्रयास किया कि नहीं, ये नहीं गलत है क्योंकि मैंने 14 साल तक सपने देखे, ट्रैक पे मैं दौड़ रही हूँ और मैं ट्रैक पे जीत रही हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे मन में चल रहा तो ऐसे बहुत सारी महिलाओं के मन में चल रहा होगा। तो मैं दोबारा जब लगा कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि हम सिविल सर्विसेज़ या मास्टर्स में जा सकते हैं, देन व्हाई आई कांट गो देयर। तो मैंने मेहनत की उस सोच के साथ और सफलता भी मिली और सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज मेरे साथ बहुत सारी महिलाएँ जुड़ी हैं, जो कि स्पोर्ट्स में आ रही हैं। स्पेशली मुझे खुशी होती है सोनभद्र में आप लोग को पता है जहाँ नक्सली इलाके हैं, वहाँ से महिलाएँ साड़ी से घूँघट से अगर ट्रैक सूट में उतर रही हैं और नेशनल लेवल पे हाफ पैंट पहन के दौड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं मेरी जो सोच थी उसका परिणाम है, तो बहुत अच्छा लगता है कि इन 10-12 सालों में मैंने अपने अचीवमेंट के साथ उन महिलाओं को भी पंख दिए, जो जिनके सपने थे कि वो कुछ अपने देश के लिए, अपने लिए खुद कर सकें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा शायद अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि आप जो यंगस्टर्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या कर रही हैं? तो बिल्कुल आपने अभी कुछ हाँ, 7 लोगों को ये बताया, यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि देखो तुमको मौका मिला है, हम लोग के समय में वो सुविधाएँ नहीं थी, वो माहौल नहीं था, सरकार की बहुत सारी योजनाएँ नहीं थी, अब वो सारी योजनाएँ हैं, सरकार आपके साथ है, फैमिली आपके साथ है और हर तरह से आप स्ट्रॉन्ग हो, सेफ हो। तो अगर पेरेंट्स विश्वास करके आपको भेजते हैं किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो उनके विश्वास को मत तोड़ो, मेहनत करो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में बहुत बड़ा लक्ष्य मिल जाए, हो सकता है बड़े लक्ष्य के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य को भी पूरा करके बढ़ना पड़े। तो निश्चित ही अगर आपके अंदर लगन है, आत्मविश्वास है, तो उस बड़े लक्ष्य को भी जल्दी पूरा कर लेंगी। और हमेशा मैं बच्चों को यही कहती हूँ जो लड़कियाँ आती हैं गाँव देहात से क्योंकि चकिया, नौगढ़ से और इधर से सोनभद्र के इलाकों से बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं कि मेरे बच्चों को आप अपने गाइडेंस में रखिए और उनको ट्रेनिंग दिलवाइए, ताकि वो सेफ रहें और सही दिशा में जाएँ। तो उनसे मेरा पहला वर्ड यही रहता है कि देखो बेटा तुम एक अच्छा काम करोगे, तो तुम्हारे गाँव की 100 लड़कियों के पैर से बंधन हटेंगे। क्योंकि बेड़ियाँ आज भी हैं पैर में लड़कियों के, करना चाहती है तो समाज के भय से कहीं न कहीं माता-पिता चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं और एक गलत काम करोगी तो उन 100 लड़कियों के पैर में बंधन बन जाएँगे। तो ये सोच के तुम घर से निकलना, अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम कर सकती हो, तो आओ, नहीं तो फिर घर बैठो। जैसे माँ-बाप जैसे बाकी लड़कियाँ करती हैं, करो। तो उसमें से बहुत सी लड़कियाँ डेयरिंग होती हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। यंग बच्चों को मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब बातें
कि बहुत सारी लड़कियां आर्मी में जा चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे पुलिस में जा चुके हैं, एज ए स्पोर्ट्स टीचर है। बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं, ऐसी लड़कियों को मैंने उस मुकाम पे पहुंचाया है। और जब वर्दी में आती है मेरे पास तो बहुत ही प्राउड फील होता है। तो लड़कियां कभी अपने आप को कमजोर ना समझे, किसी के गुलाम ना समझे, और अपने निरीह बन के जो लड़कियां रहती हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनने की कोशिश ना करें। खुद के ऊपर डिपेंड होना, अपने फैसले जिस दिन खुद लेना सीखेंगी उस दिन आधे से ज्यादा समस्या उनकी लाइफ की खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो 90% प्रॉब्लम अपने साथ क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद के फैसले के साथ जियो, खुद के आत्मविश्वास के साथ जियो। और सबसे बड़े दो दो व्यक्ति हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स और गुरु। और थर्ड नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजों से आपको बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फ्रेंड्स गलत हमेशा होते हैं। हमेशा फ्रेंड्स भी सोच के बनाओ, आप परखो उनको कि ये किस मकसद से हमारे साथ है। ये लड़कियां जब गलत दिशा में जाती हैं तो अक्सर यही होता है कि दोस्तों की संगति, अच्छी संगति करोगी तो अच्छी दिशा मिलेगी, बुरी संगति करोगी तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाओगी, जिसका पछतावा अभी नहीं होगा, आज से 15 से 20 साल बाद होगा। तो कहते हैं ना, आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। अपने चीज को, अपने शक्ति को पहचानो बच्चों। और हमेशा कभी किसी की मजबूरी मत बनो। नॉर्मल लड़कियों के साथ जो शोषण होता है वो अम, मजबूरी समझ के ही लोग करते हैं। इतना टैलेंट रखो, इतना आत्मविश्वास रखो कि लोग तुम्हारे पीछे आए, तुम किसी के पीछे मत जाओ। तो निश्चित ही बहुत अच्छा काम करोगे और घर वालों को भी प्राउड होगा, सोसाइटी को प्राउड होगा, हम लोगों को भी प्राउड होगा कि ऐसे भी बच्चे समाज में हैं। वाकई में आपने बातों बातों में ही एक संदेश भी दे दिया हमारे यंगस्टर्स को, हमारे यंग जनरेशन को, हमारी बच्चियों को। आपने एक संदेश भी दे दिया कि आपका एक सही कदम सब लड़कियों के कदम के बंधनों को, बेड़ियों को तोड़ेगा। और आप आत्मविश्वास के साथ जिए और अपनी हिम्मत के साथ और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। ये आपने बहुत अच्छा संदेश भी हमारे बच्चियों को आपने दिया। जी नीलू जी, एक चीज जैसा कि आप अभी बता रही थी कि आपने बहुत से बच्चों को तैयार किया, बहुत सी लड़कियों को तैयार किया जो ट्रैक पे और अलग अलग सिविल सर्विसेज में या अलग अलग मुकाम पर वो पहुंची हैं। वो आप किस नाम से या कैसे, हमारे बच्चे जो ऑडियंस सुन रहे हैं, हो सकता है वो लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि नीलू जी कहीं सिखाती हैं, ये क्या है। उनके दिल में ये होता होगा कि मैं भी अपने बच्चों को भेजूं, तो कहाँ पे भेजें, कैसे भेजें, वो क्या है, कुछ बिल्कुल सबसे ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका मेरा फेसबुक जो है अकाउंट है नीलू वाराणसी के नाम से, आप उस पे इनबॉक्स में कर सकते हैं। सेकंड मेरा वाराणसी एथलेटिक क्लब है, उसका भी पेज है फेसबुक पे, उस पे मैसेज डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी एरिया को तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर आप देंगे तो आई विल कॉल यू बैक। थर्ड है सिगरा स्टेडियम में हम लोग जाते ही हैं तो कुछ पेरेंट्स वहां भी आते हैं और मैं सिगरा पे ही रहती हूँ, तो इन सब माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि नेशनल मेडल भी दी हैं, आज भी स्टेट में मेडल दे रही हैं। और कुछ बहुत सारे बच्चों की स्टोरी है और डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, बहुत मजा आता है कि उन बच्चों को मतलब एकदम डिप्रेशन से आते हैं बच्चे और ऐसे घर से आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और कुछ सालों में जो वो लड़कियां एकदम कॉन्फिडेंट होके स्मार्ट दिखती है सामने, तो लगता है कि हाँ, खेल ने उनको बहुत कुछ दिया है। तो स्पोर्ट्स में जो बच्चे आना चाहते हैं, आप मेरा नीलू वाराणसी का फेसबुक पे पेज है और नीलू मिश्रा के नाम से इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है। और थर्ड है वाराणसी एथलेटिक क्लब का पेज है फेसबुक पे, आप उस पे इनबॉक्स करिए तो कुछ ऐसा रहेगा, कोई बच्चा इंटरेस्ट लेगा। और नॉर्मली फोर्थ है, हम लोग हर साल पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से टैलेंट हंट करके एक ट्रायल लेते हैं और उसमें करीब 50-60 बच्चे आते हैं, जिसमें कि 25 लड़कियों को मैं हर साल अडॉप्ट करती हूँ अपने गाइडेंस में। अगर बच्चे चाहते हैं ट्रेनिंग करना तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के बच्चे हैं जो हॉस्टल लेके रहते हैं मेरे साथ,
अ, अपने हिसाब से रूम लेके भी आके रहते हैं। तो उन बच्चों को फुल गाइडेंस रहता है, फुल सपोर्ट रहता है मेरा। और जो बच्चे बाहर में वर्कआउट करना चाहते हैं, जैसे चंदौली की कोई बच्ची है, गाज़ीपुर की है, नहीं आना चाहते, तो मेरा पूरा मोटिवेशन रहता है, उनको वर्कआउट मैं दे देती हूँ अपने हिसाब से। बच्चे धीरे-धीरे 1-2 साल में अच्छा करने लगते हैं। तो ये सब माध्यम में आप जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जो गार्जियन देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनको भी ये पता चला कि अच्छा आपसे कैसे वो जुड़ सकते हैं, आपके गाइडेंस से कैसे उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। नीलू जी, ये एथलीट दौड़ ऐसी चीज है कि उसमें बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत फिटनेस चाहिए। वैसे तो गेम्स में तो एक प्लेयर किसी भी चीज का होगा, है ना, किसी भी गेम का अगर वो प्लेयर है तो यकीनन उसमें सब में फिटनेस चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ ज्यादा ही चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए और उस तरह के एनर्जेटिक चीजें भी उसको मिले। तो जो बच्चे आके रहते हैं और ज्यादातर पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, उनको आप क्या सजेशन देते हैं? वो इस तरह की चीजें नहीं खरीद सकते हैं, ना खा सकते हैं। और कुछ घरों में तो 2 जून की रोटी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल सही ऐसे बच्चों को आप क्या करती हैं? जी। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि एथलेटिक्स ऐसा इवेंट है कि बहुत अमीर घर के बच्चे नहीं आते हैं। टेनिस में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, पोलो में, ये सब में बहुत अच्छे घरों के बच्चे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेहनत बहुत होती है। बाकी इवेंट में आप जितना, क्योंकि बाकी इवेंट का बेस ही होता है कि आपकी फिटनेस। पहले आप फिट हो गए, फिर किसी गेम के टेक्निक को सीखोगे। एथलेटिक्स में आपको जी जान लगाना होता है। तो बच्चे 90% जितने आते हैं, सब बहुत ही या तो मिडिल क्लास के होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के ही बच्चे होते हैं। तो मेरा बस एक ही उनके लिए मंत्र है कि जो घर में खाना है, स्थानीय चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि महँगे फल, महँगे हमारे मेवा जो भी है, फल, मेवा, अनाज ज़रूरी नहीं महँगा हो। मैंने हमेशा घर का दाल-चावल, सब्ज़ी, रोटी, जो कहते हैं दाल में साग डाल के सरपैता बनता है, स्प्राउटेड चना, गुड़, सोयाबीन, सोयाबीन का आटा, उसकी रोटियाँ, और सबसे ज़्यादा है सलाद। गाँव में जो बच्चे हैं उनको तो सलाद की कोई कमी नहीं, हरी सब्जियाँ आसानी से मिल जाती हैं और सस्ती मिल जाती हैं। जो रफेज हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट, जो लॉन्ग डिस्टेंस के बच्चे हैं उनको कार्बोहाइड्रेट तो वो रोटी और चावल से मिल जाता है। मेन जहाँ तक बात आती है प्रोटीन की, प्रोटीन के लिए मैं एक बात क्लियर करूँगी कि प्रोटीन बच्चों में एक है दिमाग में बैठा हुआ कि हाई जो प्रोटीन का डिब्बा हम खाएँगे, बड़े-बड़े डिब्बे आते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, तो उससे मेरा सेहत बहुत अच्छा होगा। मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी कि आज आपको अच्छा लग रहा है, कल की डेट में ये बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आपको पूरे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, कितनी मात्रा में लेनी है, उसका डोज़ क्या है। जब तक किसी सप्लीमेंट जो कि गाइडेंस में, अगर किसी ट्रेनर के गाइडेंस में आप प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, तो आप लोग आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो सबसे अच्छा तरीका है स्प्राउटेड चीज़ें खाओ। सोयाबीन से अच्छा कुछ भी नहीं है, सोयाबीन का ही प्रोटीन बनता है। तो सोयाबीन भिगो करके उसको हम लोग उसका रस निकाल करके उससे हम दूध निकाल सकते हैं, शेक बन सकता है। और जो कच्चा सोयाबीन आता है उसका हम भून के पाउडर बना लें और उसको हम शहद मिला करके एक शेक बना के, फ्रूट्स डाल के, केला डाल के, ये सब चीज़ें डाल के एक बढ़िया प्रॉपर शेक लें, तो ये उतना ही फ़ायदा करता है जो बाज़ार के प्रोटीन है। और विभिन्न प्रकार की दालें हैं, दाल सबके घर में मिल ही जाता है, मिक्स दाल है, और हाई प्रोटीन दाल, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चना का दाल है। तो ये सब चीज़ें वैरायटी-वैरायटी घर की जो चीज़ें हैं, उन्हीं को खाओ, उसी में ताकत है। हमारे इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी मिल्खा सिंह जैसे लोग नंगे पैर दौड़े हैं, पीटी शूज़ होता था, उसमें उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो हम कहाँ से कैसे, बस एक दिमाग का जो कीड़ा होता है, दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, हमको हाई प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, ये चीज़ चाहिए, दूसरों के बहकावे में आके ये इंजेक्शन लेना है, ये खाएँगे तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके सारे ऑर्गन्स खराब होंगे, आपको स्पोर्ट्स इंजरी बहुत होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है, टेक्निकल नहीं पता है, किसको कैसे लेना है।
पहले कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दो, फिर आप इंडिया कैंप में आओगे तो एक प्रॉपर गाइडेंस में आपको खुद ही सरकार बताती है कि अगर एक अच्छे कैंप में आओगे, हॉस्टल में आ जाओगे, तो सही तरीका खाने-पीने का खुद ही पता चलता है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, जो स्थानीय चीज़ें हैं, गन्ने का रस पियो, गन्ने के रस में तो बम है आयरन का, कैल्शियम का भी, उसमें नींबू एक नींबू डाल दो, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ये सब जो गाँव में मिलता है उससे उससे बड़ा खजाना तो ये सब दिखावटी है जो मार्केट में मिलते हैं। आप लोग अपने आस-पास की चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित ही बहुत अच्छी डाइट मिलेगी, तो कहीं कोई कह नहीं सकता कि मुझे खराब डाइट मिल रही है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो स्थानीय चीज़ों की जो डाइट होती है, वो बाज़ार की डाइट से हज़ार गुना अच्छी होती है। देखिए, आपने कितनी अच्छे से बता दिया कि कम जो हमारे घर की जो चीज़ें हैं, उसमें कैसे बच्चे प्रोटीन को हासिल करें, किस तरह से एनर्जी लें, किस तरह से अपने को फिट रखें और अपने में ताकत वो पैदा करें, उन खानों से ही लगता है कि नहीं, जब वो महँगे खाने, महँगी चीज़ें खरीदेंगे मार्केट से, तभी वो ट्रैक पे जाने लायक होंगे, ऐसा नहीं है। वाक़ई में आपने बड़े छोटे-छोटे अंदाज़ से सारी चीज़ों को आपने बता दिया कि क्या-क्या सोर्स हैं हमारे एनर्जी के, जिससे जो है हमको एक ताकत मिले और हम अपने को जो है खींच सके ट्रैक पे। वाक़ई में बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को थैंक यू आपने मैम। बताया। क्योंकि क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं, मैं तो गरीब घर का हूँ, मुझे तो रोटी ही मिल जाए यही बहुत है, कहाँ से इतना हम हमारे में एनर्जी आएगी कि मैं ट्रैक पे दौड़ पाऊँगा। तो कम से कम इस तरह की चीज़ें जो आपने बताया। बिल्कुल, बच्चे आते खाली पेट आते दौड़ने के लिए। इतनी दूर से 25-30 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। उन बच्चों को भी देख के दया आती है। वो खाली दिखावा है कि मैं नहीं प्रैक्टिस करूँगा, 1 ग्लास जूस पीऊँगा तभी ताकत आएगी। कुछ नहीं है, घर से आपको एक रोटी रात की बची है और एक गुड़ अगर गला करके रोटी में लपेट के खा लो, तो आपको कैलोरी तो मिल ही गई। जितनी दूर में आओगे आपकी कैलोरी बर्न हुई है, साइक्लिंग में तो आपको रिकवरी मिल गई। और उबला आलू, गन्ना ये सब अपने साथ रखो, तो जब प्रैक्टिस के दौरान हमको एनर्जी की कमी लगती है, तो वो हम ले सकते हैं। हम लोग खुद ही अपने साथ रखते हैं। जैसे प्रैक्टिस में ज़रूरी नहीं है कि हम खाली पेट का हमको थोड़ी-सा जैसे चूल्हा जलाते तो आग की ज़रूरत होती है, ईंधन चाहिए, तो बॉडी में जब ईंधन हम देंगे तभी तो ईंधन जलेगा। तो प्रैक्टिस करते समय भी आपको एक डाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी लॉस भी हो तो उसके साथ रिकवरी हो। आपके टिश्यूज़ टूटेंगे तो उसको एक बार में टूट गए तो रिकवरी के लिए कुछ ऐसा बॉडी में जाना चाहिए कि वो तुरंत रिपेयर कर दे। तो प्रोटीन एक ऐसा माध्यम है जो तुरंत रिपेयर करता है। तो जब भी वर्कआउट खत्म हो तो स्प्राउटेड अपने साथ बहुत सारा रखो, उसमें मूँग है, चना है, सोयाबीन है, मूँगफली है, थोड़ा-सा मुनक्का डाल दो, रात को भिगो दो या 1-2 दिन पहले भिगो दो, मुनक्का, किशमिश डाल दो। तो वो जब स्प्राउट हो जाता है तो उसका ताकत 3-4 गुना होता है। और जब आप वो खा के गुड़ खा लो, घर पहुँचते-पहुँचते तो आपको वो चीज़ मिल गया जो आपके टिश्यूज़ टूटे हैं, वो रिपेयर होने का उनको मसाला मिल गया। आपको कोई अलग से चीज़ लेना नहीं है, बस थोड़ा-सा मेहनत करके ऑनलाइन सब चीज़ें हैं, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, सर्च करो, पढ़ो। कुछ भी खाने के पहले उसको 10 बार इंक्वायरी करो। कोई भी कहता है ये खा लो तुम्हारा ट्रेस बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइमिंग टूट जाएगी, बिल्कुल कभी नहीं होता है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो नेचुरल रहो, नेचुरल खाओ, नेचुरल तरीके से रहो, जीना सीखो। बिल्कुल, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो वाक़ई में नेचुरल खाओ। और जो चीज़ें आपने बताया कि ये हर घरों में मिल जाएँगी और एक थोड़े से पैसे में भी आराम से बच्चे इसको कुछ कर सकते हैं और इस तरह से अपने भर का तो कर ही सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ नीली जी कि आपको प्लेटफ़ॉर्म बनारस से ही मिला है? इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म जो आज आपको मिला है, वो बनारस से ही मिला है? मैंने नेशनल खेला, करीब 12-13 नेशनल खेला यंग एज में अपने मायके बस्ती से। बस्ती एक बहुत छोटा ज़िला है, जो कि अभी मंडल बन गया है। फिर शादी हुई और दोबारा जब मैंने कमबैक 2009 में किया तो मैं बनारस में ही थी। बनारस से ही सब कुछ हुआ। तो बनारस में इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि बनारस की बच्चियों के लिए बनारस में क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल। भाई लक हाँ। पूर्व स्पेशली मैं पूर्वांचल को इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि सब बच्चे सुनते हैं, आस-पास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते हैं।
और मंडल बनारस बनारस से है तो मतलब भी बनारस से मतलब भी यही होता है कि पूरा पूर्वांचल ले लिया जाए, क्योंकि बच्चे सेंटर है ये पूरा पूर्वांचल का, बच्चे तो यहाँ आते हैं तो उनके लिए संभावना है जी। अभी देखा जाए तो लड़कियों के लिए अगर एथलेटिक्स में देखेंगे तो स्पोर्ट्स हॉस्टल खुला है साई का, जो कि बीएचयू में है। उसका ट्रायल हर साल होता है, डे बोर्डिंग में भी बच्चे होते हैं और प्रॉपर हॉस्टल में बच्चे होते हैं, और बहुत अच्छे बच्चे, इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टेट में बहुत सारे गोल्ड मेडल आए हैं जो कि बीएचयू साई सेंटर के हैं। और हमारे स्टेडियम में भी बहुत सारे गेम है, अभी फिलहाल जो चल रहा है कोचिंग, वो चल रहा है हैंडबॉल का, स्विमिंग का, फुटबॉल का, जिसमें सैकड़ों लड़कियां सरकार की तरफ से निःशुल्क ट्रेनिंग ले रही है। नॉमिनल चार्ज है, 200 रुपए का शायद कार्ड बनता है, और बच्चों का साल भर का कार्ड बनता है। और प्रॉपर एनआईएस कोच हैं, बहुत सीनियर कोच हैं, उनके गाइडेंस में लड़कियों को प्रशिक्षण मिलता है। तो मेरी नज़र में कोशिश करिए कि सरकारी जो सुविधाएं हैं पहले उसको लेने की, क्योंकि जो कोचेज कोचेज होते हैं, जैसे स्वास्थ्य की भी बात होती है तो सरकारी जो डॉक्टर होते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। लोग प्राइवेट में जाते हैं, मेरे हिसाब से पहले गवर्नमेंट में जाना चाहिए। जब आप बेस बना लेते हैं, आपको हाई लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से खेलो इंडिया है, बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है। आप एक बार जब बेस बनारस में एक बहुत बढ़िया अभी स्टेडियम बनने जा रहा है लालपुर में, सिंथेटिक, पूर्वांचल में कहीं नहीं है, यूपी में सिर्फ लखनऊ में है और कानपुर में है। तो हम लोगों के लिए, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात सुरक्षा के साथ-साथ, शिक्षा के साथ-साथ खेल में बहुत ही हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा प्रतियोगिताएँ कराता है। मैंने पिछले साल डेफ एंड डम्ब बच्चों का कराया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ने सँभाला। तो हम बस हमको सही रास्ता चाहिए, और सही रास्ता के लिए कहीं भटके मत। सिर्फ सिगरा स्टेडियम में आए, हमारे स्पोर्ट्स रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है, उनसे मिले, ही विल सपोर्ट यू, ही विल गाइड यू। और कुछ दिक्कत होती है तो सर मेरे कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, और अक्सर वो लड़कियों को बोल देते थे नीलू मैम से मिलो। तो पेरेंट्स से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि फालतू किसी कॉमर्शियल बच्चों को इधर उधर पैसा खर्चा करने की बजाय गवर्नमेंट जितनी सुविधाएं हैं उनको ले, चाहे साई हो, चाहे खेल विभाग हो, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि सही है कि आपने सही कहा कि बच्चों को जो भी आगे आना चाहते हैं, जिस स्पोर्ट्स में जिसमें भी आप बच्चे जाना चाहते हैं, जिस खेल में भी, तो वो सिगरा स्टेडियम सीधे आए और वहां जाके बिल्कुल। लोगों से मिलें, आप लोगों से और जो अधिकारी हैं इससे रिलेटेड, नहीं, तो सकते हैं उससे बच्चे, उनको सही। बहुत सारे लोग हैं बच्चों को गलत दिशा में भी ले जाते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, समझ नहीं आते, उनको फिर कहते हैं ना, महत्वाकांक्षी वाली भावना होती है, तो उस चक्कर में उनके साथ कब गलत हो जाता है बच्चे जान नहीं पाते हैं। बहुत सारे केसेस हुए हैं, और जो लड़कियों के साथ तो स्पेशली इस तरह के केसेस नॉर्मली बात है कि कोई भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो हम क्यों गलत जगह जाएँ? जब गवर्नमेंट ने सुविधा दी है तो उसका फ़ायदा उठाएँ और अपने टैलेंट को दिखाएँ, और गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड आप होंगे, तो आपको वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी, स्कॉलरशिप से लेके सब चीज़ें, जो कि आपको ज़रूरत है। सरकार की क्या-क्या योजनाएँ हैं इसमें लेकर? मतलब मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ लड़की-लड़कों को लेकर। अभी जो प्लेयर जो बनना चाह रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इसमें आना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स में, उनके लिए क्या-क्या योजनाएँ हैं और खासकर फिर लड़कियों के लिए? खेल में सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड कराना होगा आपको, कहीं के भी हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में, खेल कार्यालय में आप जाइए और अपना फ़ोटो आईडी जमा करिए। सबसे अच्छा तरीका है मेरा, बार-बार मैं कहती हूँ, कि अपना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफ़िस वहाँ मिले, कि वहाँ पे अभी तो एड हॉक कोचेज़ आने वाले हैं, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं, कुछ-कुछ कोचेज़ ऑलरेडी हैं विभाग के, और हर गेम के कोचेज़ होते हैं जिनको सरकार मानदेय पे रखती है, और बच्चों को पूरे साल निःशुल्क ट्रेनिंग कराती है, 18 साल के जो कम बच्चे हैं। एक तो सुविधा ये है। फिर उसके बाद कोई बच्चा अच्छा होता है तो हर साल खेल विभाग के और साई के ट्रायल निकलते हैं। यूपी में लड़के और लड़कियों के लिए बहुत सारे गेम के स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं। आप हॉस्टल में भी रह कर के अपने टैलेंट को अच्छा कर सकते हो। साई सेंटर में भी आप जा कर के आपको मौका मिल सकता है,
और आप नेशनल बेस्ट ऑफ 6 होते हो या खेलो इंडिया के तहत जो स्कीम है कि खिलाड़ियों को 50,000 रुपए महीने देने की, तो जब जब बेस्ट ऑफ 6 में आप आओगे तो गवर्नमेंट एडॉप्ट कर लेती है, आपको नेशनल लेवल पे कैंप में रखती है, जिसमें 10,000 रुपए कैश मिलते हैं और 40,000 रुपए आपके ऊपर खर्चा होता है रहने खाने का और न्यूट्रिशन का। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बस आपका लगन, आपका आत्मविश्वास, आपका डिसिप्लिन और जो कुछ कर गुजरने का जो एक होता है ना ललक, वो नहीं है तो आप कुछ भी रहते हुए नहीं कुछ पाएंगे। तो अगर टैलेंटेड कोई बच्चा है तो गवर्नमेंट की तरफ से, और सबसे बड़ी बात, आप नेशनल मेडल लेते हो तो आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप भी मिलती है और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो सरकार अच्छे खिलाड़ियों को देती है और इंडिया टीम में आते हैं बच्चे तो उसके बाद तो फिर लाइफ ही सेट है। तो हर लेवल पे अलग-अलग सुविधाएं हैं जो कि पहले नहीं थी। समय-समय पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं बच्चों को अपने टैलेंट को उभारने का, चाहे एसोसिएशन की तरफ से, चाहे खेल विभाग की तरफ से। तो बिल्कुल आप हमेशा अपने खेल विभाग के जो ऑफिसर हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहें, उनके पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का रहना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको वहीं से भटका दिया जाता है। इसमें गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल है। कोई खिलाड़ी बन अपने बहुत ही कम होते हैं जो अपने बल पे बनते हैं। पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो बच्चे भटक भी सकते हैं। समय सबको पता है कि कहीं न कहीं सब कोई मौके का फ़ायदा उठाता है। तो अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चे जितना एफ़र्ट करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को पेरेंट्स की होती है। साइना नेहवाल की स्टोरी अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उनके मम्मी-पापा 70 किलोमीटर स्कूटर से अपनी बेटी को लेके जाते थे प्रैक्टिस कराने। तो ऐसे बनते हैं खिलाड़ी, ना कि मोबाइल घर से मिल गया, जाकर के स्टूडियो पे बैठे हैं और चैटिंग कर रहे हैं और घर पे आ गए कि हाँ, मैं गई थी। तो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा त्याग करना होता है। सही बात है, हर चीज त्याग से ही मिलती है और उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चों को आगे बढ़ाने में और बढ़ने में भी बहुत बड़ा रोल होता है। नीलू जी, किस उम्र में बच्चियां एथलीट में जाएं, कौन सी उम्र उनके लिए अच्छी होगी? और सबसे कुछ होता है इसके ना, लिए 10 साल से 12 साल के बीच की जो एज होती है, उसमें प्रॉपर बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है बच्चे किस गेम में जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से 10 से 12 साल की एज, और फॉरेन में तो देखेंगे तो बच्चे 5 साल के बाद से ही स्पोर्ट्स में आते हैं। तो मेरे हिसाब से बचपन से स्पोर्ट्स कल्चर बच्चों को खेल के प्रति ऐसा नहीं बचपन से मेहनत नहीं कराना चाहिए। 8-9 साल के बच्चे हुए, 10 साल के हुए तो थोड़ा फिटनेस शुरू किया, लेकिन सबसे ज़रूरत है स्पोर्ट्स कल्चर बच्चों में डालने की। बच्चे आप देखेंगे आजकल के समय में टीवी के सामने बैठते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं और ओबेसिटी और जैसे बहुत सारी बीमारियों के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं स्पोर्ट्स कल्चर क्या होता है। घर में स्पोर्ट्स की बातें होती ही नहीं है। लड़कियां घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचती हैं, उनके पेरेंट्स लड़कियों को अकेले घर से बाहर भेजने में 10 बार डरते हैं। लेकिन अगर बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उनको आदत होती है अकेले बाहर जाने की, और वो स्पोर्ट्स कल्चर जब दिमाग में आ जाता है तो उनके साथ कोई गलत नहीं कर ही नहीं सकता। तो खेल से जोड़ने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक अच्छे इंसान को हम बनाते हैं। तो बच्चों को तो बच्चे जब समझना शुरू कर दें हमारी भाषा, तभी से स्पोर्ट्स कल्चर डालना कुछ शुरू कर देना चाहिए उनके दिमाग में। और 10 से 12 साल के हुए तो थोड़ा फिटनेस, और बच्चों को छोटी-सी एज में 3 से 4 साल फुटबॉल दे दो। ऐसा रनिंग एक्टिविटी जितना करेगा बच्चा, भागेगा, एक्टिव रहेगा, ग्रोथ अच्छा होगा। बहुत सारे योग के आसन हैं बच्चे छोटे बच्चों के लिए भी। तो कोई एज ऐसा नहीं है कि हम उस क्राइटेरिया है। बच्चों को पैदा होते ही खेल का ही दिमाग में डालना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं बना पाओगे अगर खिलाड़ी नहीं बना पाओगे तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाओगे। तो स्पोर्ट्स कल्चर पहले दें, फिर उसके बाद खेल में आने की बात करें। सही बात है कि स्पोर्ट्स कल्चर अगर बच्चों में होगा, और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन मांगता है और डिसिप्लिन अच्छा इंसान बनाता है। वाकई में बहुत बहुत अहम, बहुत बारीक नुक्ता आपने बताया
कि स्पोर्ट्स कल्चर होना बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स तो डिसिप्लिन मांगता ही है, अनुशासन मांगता है और जिस इंसान में अनुशासन होगा वो हर तरह से वो अनुशासित होगा, तो उसमें खराबी तो पैदा हो ही नहीं सकती। तो अच्छा इंसान तो अल्टीमेटली वो बन ही जाएगा। वाक़ई में बहुत बहुत अच्छी बात आपने की। इसे मैं तो जो चीज़ मैं पूछना आपसे चाहती हूँ, आपकी बातों में इतना खो जा रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है कि मैं आपसे अगले क्वेश्चन की तरफ मैं नहीं बढ़ पाई, क्योंकि मुझे ये लग रहा है मैं बिल्कुल खो जा रही हूँ कि वाक़ई में क्या आप बहुत ही आराम से, बहुत ही सादगी के साथ एक बहुत अहम बातें, बहुत बड़ी बातें आप कह दे रही हैं, वाक़ई में। कि हमारी बच्चियां भी आगे बढ़े, मेहनत करें और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये नहीं कि दूसरे के ऊपर है, बस शादी हो गई है सारी चीजें फिर जिंदगी खत्म नहीं। कि देखिए शादी के बाद भी, वरना यही होता है कि नहीं करियर खत्म हो जाएगा शादी के बाद। तो मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि देखिए नीलू मिश्रा जी, शादी होती है, बच्चे हैं, फैमिली है, घर के लोग हैं, ससुराल के लोग, फिर भी सारी चीजों को उन्होंने अपना रखा, साथ साथ अपने टैग को भी अपने दिल दिमाग में बसा रखा था और आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर 50 से ज्यादा मेडल जीते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी 28 से ज्यादा आपके मेडल हैं। तो वाकई में कितनी मेहनत किया होगा और आपकी बातें जिस तरह से आप बता रही हैं कि नौगढ़, चकिया और सोनभद्र की लड़कियां जो वाकई में पर्दे में होंगी, घूंघट में होंगी, घर के बाहर नहीं निकलती होंगी, आज वो ट्रैक सूट में आगे बढ़ रही हैं। ये वाकई में आपका ये बहुत अहम काम है, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सोनभद्र जैसे इलाके से ऐसी मदर्स, मेरे पास एक ग्रुप है उसमें मैंने बना के रखा है कि सिर पे घूंघट रख के जाता चलाती हैं, जाता चला के पीसती हैं और घर के ओखली भी चलाती हैं और सुबह 5 बजे वो ट्रैक सूट में ग्राउंड में होती हैं। मेरे पिंकेथॉन का एक ग्रुप है उसमें वो जुड़ी है महिलाएं और तो मुझे वो खुशी होती है कि ये महिलाएं कभी सोचे जब नेशनल जाते हैं मेडल जीत के आती हैं मेरे पास, दौड़ के भी आती मेडल ना भी मिले तो मेरे पास जब भाग के आती नीलू मैम आज आपकी वजह से हम इतने बड़े ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं यार, इंडिया के लोग आए हुए हैं और हमको मौका मिला, हम तो घूंघट में थे। तो कभी उन सब से भी आप रूबरू होइएगा तो आपको लगेगा कि हाय ये महिलाओं की जिंदगी कहाँ, इनको मतलब एक अलग लाइफ उनकी हो गई है। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग जुड़े हैं मुझसे और उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं कि बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थी, डिप्रेशन में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वो आज एकदम फिट है और बड़े स्मार्ट है, उनके बच्चे उनके बराबर लड़के लड़कियां खड़े होते हैं, वो मम्मी नहीं लगती हैं। तो ये भी मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस मिला है और उनके बच्चे उनसे ज़्यादा खुश होते हैं मेरे साथ कि मैं आंटी मैम आपने मेरी मम्मी को एक नई लाइफ दी है। तो ये ऐसा सबको सोच रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं अपने लिए सोचते हैं कि नहीं मैं ही हूँ, खाली मैं हूँ। नहीं, अपने जैसे अगर 100 क्लोन और बना दो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो समाज में एक बदलाव होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। हमको समाज के लिए जो जिस सोच के साथ अगर हमने अच्छा काम किया है, तो ऐसा अच्छा काम और लोग भी करें, तो हमारा अचीवमेंट डबल हो जाता है कि हमारे जैसे लोग और बन रहे हैं और उनके घर वाले जब कहते हैं कि नहीं मैम ये आपकी प्रेरणा है, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो सच बताएँ मतलब आँखों में आँसू होते हैं कि मैंने जितना भी दर्द झेला या जो भी मेरे साथ हुआ, वो सब भूल जाता है। उन सबको देख के लगता है कि हाँ, गर्व के साथ लगता है कि हाँ, नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि खुद आगे बढ़ना, अकेले आगे बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता है, जबकि हम अपने पीछे लोगों को लेकर चलें और आगे और पीछे भी हमारा कारवां बढ़ता रहे, तभी वो असली कामयाबी होती है। नीलू जी, लड़कियां गांव से ज्यादा, गांव और शहर दोनों में सबसे ज्यादा किस तरफ की लड़कियां ज्यादा आती हैं और ज्यादा अच्छा क्या कौन करता है? ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ना अलग-अलग गेम की बात है। अलग-अलग स्पोर्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट होता है। शहर के बच्चों का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, टेबल टेनिस में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन में इंटरेस्ट है या कुछ कहें
और हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी मिक्स ग्रामीण और शहरी सब हो जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक बात बस अंतर है कि जहाँ मेहनत की बात होती है तो गाँव की लड़कियाँ उस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। जहाँ पे जोखिम लेने की बात होती है वहाँ गाँव की लड़कियाँ ज़्यादा लेती हैं। शहर के बच्चे शायद पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और जब कुछ चीज़ आसानी से मिल जाती है तो लोगों को लगता है अरे ऐसे ही है। ग्रामीण लड़कियों को आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो वो दिल, दिमाग, तन, मन, धन से हर तरफ से जुड़ती हैं स्पोर्ट्स में। तो बैलेंस तो है, अलग-अलग गेम में इंटरेस्ट लेने की बात है, बस थोड़ा-सा क्वालिटी चेंज हो जाता है। देखिए फिटनेस का के मामले में भी अगर देखा जाए तो गांव के बच्चे ज़्यादा जो है फिटनेस में अच्छे होते हैं, फिट होते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं बनिस्बत बिल्कुल, शहर के बच्चे जो अच्छा आप जो बच्चे आपने जैसे बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर बच्चों का शहर के बच्चों का रुझान दूसरे गेम्स की तरफ होता है, गांव के बच्चों का रुझान दूसरे गेम्स की तरफ होता है, इस तरह आपने बताया। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप इस पर भी फोकस करिए या इस पर भी हमारे बच्चे जो भी देख रहे होंगे या जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा और जब आप बोलिएगा तो वो ज्यादा असर करेंगी। इसलिए मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहती हूँ कि जो बच्चे गेम्स में आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, किसी भी गेम में आए, उसमें जो शहर के बच्चे हैं ज्यादातर उनके टाइम हम एक दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, माँ बाप पेरेंट्स खुद लेके जाते हैं, तो वहाँ पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खाते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके फिटनेस पर तो वो असर पड़ेगा और बच्चा आपका गेम में भी है, तो पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और बच्चों को भी आप संदेश दीजिए इसका। हाँ, बिल्कुल क्योंकि ये सब चीज़ आसानी से मिल जाते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि ग्रामीण बच्चों को संसाधनों की कमी होती है, शायद इसलिए वो महँगे गेम नहीं खेल पाते हैं। शहर के बच्चों को आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है, वही चीज़ खाने-पीने का भी है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम छोड़ दो, हफ्ते में अपने मन का खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, लेकिन बाकी 6 दिन वो डाइट फ़ॉलो करो जो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए अच्छा है, अगर तुम खिलाड़ी हो तुमको क्या चीज़ चाहिए और जब एक खिलाड़ी बन जाता है ना तो उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। खुद ही उसका उसको लगता है कि ये ज़हर मेरे अंदर जाता है। कितनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं ये सब चीज़ें खाने से। लेकिन होता है ना कभी-कभी थोड़ा-सा मूड चेंज करने के लिए खाना पड़ता है। तो मेरा रूल है, मैंने भी अपनी लाइफ़ में रूल बनाया हुआ है कि 6 दिन डाइट पूरा फ़ॉलो करते हैं, 1 दिन मुझे कोई नहीं रोकता। खाओ और किसी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। तो ये सब चीज़ें कहीं भी आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छा खाना खाएँगे तो अच्छा शरीर होगा, अच्छा दिमाग होगा, हमारे अंदर बहुत आजकल कौन-सी बीमारी कब हो जाए किसी को नहीं पता होता है कि आज हम स्वस्थ हैं, कल कैंसर जैसी बीमारी, स्पेशली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर खान-पान की कमी से होता है। हेरिडिटी तो है ही, लेकिन खान-पान बहुत बड़ा मायने रखता है और मोटापा बच्चे मानते नहीं हैं, कितना भी समझाओ नहीं सुनते हैं। और दूसरा रूल ये है कि अगर आप खा भी रहे हो, किसी को एकदम 100% मना नहीं कर सकते, तो ईमानदारी रखनी चाहिए कि मैंने एक अगर बर्गर खाया है तो मैं 2 राउंड दौड़ना है मुझे, 15 मिनट रनिंग करनी है। मतलब जो खाया है वो निकालना है। कुछ भी खाओ, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक बार बॉडी में आदत पड़ जाती है, तो वो ठीक है। उसका उसको निकालना भी है ना, खाली इनटेक नहीं होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, पसीना बहना चाहिए। सही बात है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, जो बड़ों ने कहा है, जो हमारे पुरखों ने कहा है, तो यकीनन ये हकीकत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो उसके लिए हमको खाना भी जिस तरह से आपने बताया कि हमारा एक डाइट प्लान होना चाहिए कि बाहर की चीजें हफ्ते में एक दिन खाएं, आप खाइए, लेकिन इनटेक के साथ साथ आउटपुट भी होना चाहिए, वो निकलना चाहिए, पसीना आप बहाइए, अदरवाइज वो ओबेसिटी में तब्दील हो जाएगा, हमारे बॉडी भी कमजोर हो जाएगी उन सब की वजह से। अच्छा, एक अब हम अपने आखिर के कुछ सवाल की तरफ मैं आती हूँ कि बच्चे आजकल
एग्जाम वो स्कूल की और इतने होमवर्क, मतलब अभी पेंडेमिक को आप छोड़ दीजिए तो वैसे भी इतने ज्यादा उनके बर्डन होते हैं उनके स्कूल्स के, इतनी सारी चीजों के बीच में अगर बच्चा गेम्स में जाना चाहता है, उसको स्पोर्ट्स में रुचि है उसकी, तो उसको वो कैसे, वो उसके लिए कैसे वक्त निकाले, माँ बाप पेरेंट्स का भी उसमें क्या रोल होना चाहिए कि किस तरह से वो वक्त निकाले। देखिए अगर क्योंकि आपका शाम टाइम, ट्यूशन भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, है ना, बहुत सी चीजें होती हैं। तो जैसे आजकल कहा जाता है कि बच्चों के पास वक्त ही नहीं है, हालांकि हम लोगों ने भी पढ़ाई भी किया, खेला भी, कूदा भी, जो भी कुछ करना था उसी में कर लिया, लेकिन आजकल के माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चों के पास वक्त नहीं है, बच्चे भी कह रहे हैं कि मैं कब बाहर जाऊं खेलने। तो उनके लिए उन बच्चों के लिए आप संदेश दीजिए, एक ही वर्ड है किस इसके लिए, तरह से टाइम। वो टाइम मैनेजमेंट। बस एक ही वर्ड है इसके, टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम शेड्यूल फिक्स है, टाइम का पंक्चुअल होना सीखिए। और पेरेंट्स की बात होती है, बहुत दुखी होते हैं पेरेंट्स से, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुखी उन्हीं से होते हैं कि बच्चे के पास टाइम नहीं है, या टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ एक सवाल है, आजकल जो आधुनिकता है, आधुनिकतावादी में पेरेंट्स जा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएँ महीने के 20 दिन किटी करने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन अगर बच्चे को 10 दिन ग्राउंड में ले जाने के लिए कह दीजिए तो उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं कि दीदी टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे को कब लेके जाएँ। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो मैक्सिमम टाइम उनका किटी और पार्टी ये सब चीज़ों में जाता है। फ़ॉरेन में आप देखेंगे तो ऑफ़िस से आने के बाद महिलाएँ 4 बजे, साढ़े 4 बजे के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके ग्राउंड में होते हैं। तो ये आप क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, आपको भी एंटरटेनमेंट चाहिए तो महीने में 1-2 दिन अपने हिसाब से जियो। क्योंकि बच्चे वो ऐसा घड़ा है, आप जैसा मोड़ोगे, जैसा दिखाओगे, जहाँ स्पोर्ट्स कल्चर की मैंने बात की, तो टाइम किसी भी चीज़ के लिए निकालना मुश्किल नहीं है। पढ़ाई का एक टाइम होता है, सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करोगे तो बच्चे का दिमाग उसी तरह से विकसित होगा। सिर्फ़ 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 पढ़ाओगे तो 2 दूनी 4 ही सीखेगा। लेकिन उसके साथ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, कल्चरल चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अगर हर चीज़ सिखा रहे हो तो बच्चे की एक पर्सनैलिटी बहुत अलग आने वाली है। आपके बच्चे का व्यक्तित्व भी तो अलग होगा। तो इसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ़ बच्चे के करने से नहीं होगा कि बच्चे के पास टाइम नहीं, बच्चा तो भागेगा ही। बच्चे को हमेशा वो काम चोरी करेगा। और जो मोबाइल, जैसे अभी हम लोगों ने एक ट्रेनिंग ली, राज्यपाल जी ने दी थी बीएचयू में 3 दिन की। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जो कि मुझे भी मेरे मन की बात उन्होंने कही कि बच पेरेंट्स जब काम करते हैं किचन में या कुछ भी काम में एंगेज है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तुम लो, तुम बिज़ी रहो और मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। तो वहीं से ही अपराध शुरू होता है। बच्चे क्या देखते हैं मोबाइल पे? गेम्स देखते हैं, फाइटिंग वाले गेम्स देखते हैं। तो जब बच्चा वो चीज़ देख रहा है तो वो फाइट करना ही सीखेगा। बच्चों को अगर देना भी है तो कुछ ऐसे क्रिएटिव गेम्स दो, या बच्चे ऐसे छोटा-सा हम लोग कराते हैं, चूड़ियाँ चिपका दिए, पेपर्स का फाड़ के दे दिए, गोंद दे दिया कि लो इस गोंद को चिपकाओ। तो बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन हुआ, कुछ वो क्रिएटिव काम किया, कुछ ऐसा वो काम कर दे, पेंटिंग करना शुरू कर दे, ऐसा दे दो खराब ही करे पन्ना, लेकिन वो अलग चीज़ से, गलत चीज़ से अच्छा काम वो कर रहा है। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का ट्रेनिंग तो पेरेंट्स को देना ही होगा, और सही दिशा में सही संस्कार देने होंगे, क्योंकि शुरू के जो 10 साल होते हैं, जो बच्चों को आप सिखाएँगे वो उसी रास्ते पे चलता है। गाली देंगे तो गाली देना सीखेगा, प्रणाम कहना सिखाएँगे तो प्रणाम करेगा, पैर छूना सिखाएँगे तो पैर छूना सीखेगा, और गलत चीज़ें देखेगा तो गलत बातों में जाएगा। तो बच्चों को अपराध से भी दूर करने के लिए उनको सही टाइम मैनेजमेंट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ पढ़ने वाला ही बच्चा समाज में बहुत अच्छा काम करता है। खेलने वाले बच्चे भी आईएएस बने हैं। हमारे जितने ऑफ़िसर्स आते हैं बनारस में, मैं तो पिछले 10-12 साल से सबसे जुड़ी हूँ। टॉपर रहने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको सीखनी होगी, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जितने आते हैं, आईएफएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी फिज़िकल टेस्ट होता है। सारे कॉम्पिटिशन में आजकल फिज़िकल टेस्ट होने लगे हैं। आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, तभी कुछ अच्छा करेगा, इसके लिए आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए बस।
नीलू जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि मैंने आपका कहीं मैं देख रही थी, उसमें आपसे मोदी जी ने खुद पूछा कि बनारस में आप क्या चीज चाहती हैं, कुछ इस तरह की चीजें थी। तो आपने कोई स्टेडियम की बात की, कुछ स्पेशल टाइप का कुछ स्टेडियम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सॉरी, इसमें कनेक्ट करेंगे, थोड़ा करेक्ट करेंगे। हम नहीं थे, प्रशांति सिंह थी। प्रशांति से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या चाहते, तो उन्होंने स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी की बात की थी कि यहाँ से शुरू हो। और सही बात है, जब तक सुविधाएं नहीं रहेंगी तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण स्तर पे सुविधाएं नहीं, तभी बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे गेम में जाते हैं, कुश्ती में, कबड्डी में जाते हैं, जिसमें कोई संसाधन की जरूरत नहीं है। तो बाकी स्टेट्स में, बाकी जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे ये है। और बनारस हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टेडियम हो जिसमें इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हो, बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हो जो कि सिगरा स्टेडियम में आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स जिम ऐसा बना है, शायद पूरी यूपी में ऐसा नहीं है। अब ग्राउंड भी बनते जा रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में आपको बहुत चेंज आएगा, तो बहुत अच्छा होने वाला है। बस खिलाड़ी चाहिए, संसाधन बहुत हो रहे हैं। सही बात, संसाधनों की कमी नहीं है, सिर्फ खिलाड़ी चाहिए। और आप जैसे कोच, आप जैसे जो एक साथ से कह दे गाइड करने वाले वहां मौजूद हैं। सिर्फ आने वालों की कमी है कि आप पहुंचिए, देखिए और कुछ हासिल करिए, और स्टेडियम तैयार है। वाकई में नीलू जी, आपसे बहुत बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत काम की बातें हुई। हमारे श्रोताओं को, हमारे जो बच्चों के जो बच्चे देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, गार्जियन देख रहे होंगे, उनको आज जरूर कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा होगा। और हमारा मकसद भी होता है आप जैसी शख्सियत को सामने लाना, कि हम लोग, सारे लोग आप जैसी शख्सियत से कुछ हासिल करें, कुछ सीखें। क्योंकि क्यों कोई यूं ही आसमान के सितारे नहीं तोड़ सकता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो उससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। हम लोग खुद में भी कुछ चीजें, जैसे मैं बहुत बातें कर रही थी आपसे, बहुत से बातों में मैं खुद भी डूब जा रही थी। तो जब आपकी बातें खत्म हो रही थी तो मुझे तब मैं हो जाग रही थी कि अच्छा, अब आगे कुछ पूछना है। तो इस तरह से देखिए, हम लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है, और सीखना तो हमेशा ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपसे हमारे ऑडियंस को, हमारे श्रोताओं को, सबको सीखने का मौका मिला, सबको कुछ जानने का मौका मिला, आपको समझने का मौका मिला, आपको जानने का मौका मिला, करियर के बारे में जानने का मौका मिला, उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ें इसके बारे में जानने का मौका मिला, अपने में कैसे फिटनेस दें, अपने में कैसे ताकत दें, अपने में हिम्मत कैसे दें, अथक परिश्रम कैसे करें, इन सब बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं बस तो एक लास्ट में मैसेज देना चाहूंगी। बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, जैसे बच्चे ही नहीं, कि क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। एक मंत्र सबको समझना पड़ेगा, और कोविड-19 ने ये शायद सबको समझा दिया है। जरूरी नहीं है कि आप हम जैसे लोगों की तरह 4 घंटे, आप नो मैटर कि आप खिलाड़ी नहीं बनना है तो आपको नहीं करना है। मैटर है कि आप रेगुलर कितना अपने लिए टाइम देते हो। अगर हम 1 किलोमीटर की रनिंग रोज करते हैं डेली, हमारे कॉन्टिन्यूस 1 किलोमीटर रनिंग होता है, जिसके लिए हमको 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर हम 365 दिन 1 किलोमीटर रनिंग किए, तो हमने साल में 365 किलोमीटर की रनिंग की। तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत लोगों की तरह नीलू मिश्रा को, अरे वो तो इतना कर लेती, हम कैसे कर पाएंगे। इस चीज को लेकर डिप्रेस बिल्कुल नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस रनिंग करना, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, ठीक है, थक गए तो बैठ भी जाओ। लेकिन हम अपने लिए 15 से 20 मिनट का कंटिन्यू अगर टाइम निकालते, तो आप सोचिए कि आपने साल में अपने लिए कितना टाइम दिया। अगर टाइम नहीं निकालते हैं तो अपने आप को खोया है, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए जिए हैं। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो लगता है अपने लिए कुछ किए, और सुबह सुबह कर लो तो लगता है पूरा दिन फ्रेश लगता है कि मैंने 20 मिनट 25 मिनट खुद के लिए टाइम दिया है। नो मैटर कि हम 20 मिनट टाइम दें, 25 मिनट दें। मैटर है कि अगर हम 5 मिनट भी टाइम देते हैं, तो वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस 5 मिनट में अगर आप पुशअप भी कर लेते हो, क्रंचेस कर लेते हो, ठीक है, 2-3 ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए, तो आपके अंदर हो गया आपका फिटनेस।
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो फिटनेस हुआ। तो ये दिमाग में लाओ और मिलिंद सोमन को आपने देखा ही होगा, उससे अगर कोई सेल्फी लेता है तो फर्स्ट उनका रहता है कि 10 पुशअप करो देन सेल्फी लो। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये भावना होगी तभी जब फिट हम रहेंगे तो फिट इंडिया मूवमेंट भी सार्थक होगा। नीलू मिश्रा जी हमारे साथ थी, हमको बहुत वक्त दिया। अब इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार, शब बखैर, आदाब। नीलू मिश्रा जी, आपने हमको वक्त दिया और काशी कला कस्तूरी पर आई पूरी टीम हमारी आभारी है आपकी कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और सभी को, सभी व्यूअर्स को मेरा आदाब और नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते मैम। हाँ, ओके।